नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश से एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण समस्या होती है इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ कि इकोनॉमिक्स का उनको नोट्स नहीं मिलता है या मिल भी जाता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सेटिंग साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। टेस्ट जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से गलत हो रहे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं ताकि आपको ये बात पता चल पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका करंट भी मेरे द्वारा कवर करा दिया जाता है। तो दोस्तों अगर जो आप इस स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से अपनाते हैं तो मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को क्या होंगे समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और आसानी से आप सिलेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों हमारे बैचेस की, तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास उपलब्ध है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास उपलब्ध है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, बिहार पीजीटी, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, मतलब सारे एग्जाम के अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो एडमिशन ओपन है। अगर जो बात करें दोस्तों एडमिशन की प्रोसेस की, तो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट की जो फीस है वो 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी इस नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो सेम नंबर है दोस्तों, नीचे भी आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों झारखंड पीजीटी की बात करें तो झारखंड पीजीटी की स्पेशल क्लासेस चल रही है जहाँ पे झारखंड स्पेशल करवाया जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी के करंट करवाए जा रहे हैं और 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे प्रश्नों को आप अपने पेपर में कर सकते हैं। तो झारखंड स्पेशल की क्लास केवल 1000 रुपए फीस पेमेंट करके आप इस नंबर पे एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक है। अब लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसे बोलते हैं? लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसे बोलते हैं भैया? रिकार्डो साहब की थियरी को बोलते हैं, रिकार्डो के लगान सिद्धांत को बोलते हैं, है ना। और रिकार्डो का लगान सिद्धांत हमें क्या बताता है? रिकार्डो का लगान सिद्धांत हमें ये बताता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना उर्वरक होती है वो उतना लगान देती है। अर्थात अगर जो भूमि ज्यादा उर्वरक है तो वो ज्यादा लगान देगा और अगर जो भूमि कम उर्वरक है तो वो कम लगान देगा। और उन्होंने कहा कि देखिए अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि, तो अधिसीमांत भूमि जो होती है ये ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है। अर्थात ये भूमि जो होती है ये उपजाऊ होती है। और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि सीमांत भूमि, सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है कि जो लगान नहीं देती है। जो लगान क्या करती है? नहीं देती है, क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होती है। फिर इन्होंने कहा कि जो भूमि की पूर्ति है वो पूर्तियां बेलोचदार है।
अर्थात भूमि का एकमात्र कार्य जो है वो क्या है, उत्पादन करना। भूमि पर उत्पादन के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। और भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि बचेगा ही नहीं। तो ये लगान सिद्धांत में रिकार्डो साहब ने कहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार भूमि भिन्न 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 प्रकार की पाई जाती है। 100% ठीक है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट दिया था कि लगान भूमि के उपज का वह भाग है जो जो भूमि के मालिक को उसके मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले में दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि स्थिर विनिमय दर घरेलू क्या करेगा भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं कि स्थिर विनिमय दर जो होता है वो घरेलू कीमतों को प्रभावित करेगा, आय को प्रभावित करेगा और ब्याज दर को प्रभावित करेगा। इन तीनों को प्रभावित करता है। तो अगर जो कीमतों में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, ब्याज दर में वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इससे क्या पड़ता है? मांग पर असर पड़ता है। मांग क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तो स्थिर विनिमय दर घरेलू कीमत, आय और ब्याज दर को सभी को प्रभावित करती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज के सेशन में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं आपसे मैं बस यही कहूंगा कि आज के सेशन में एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आज जितने भी प्रश्न होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके पिछले एग्जाम में एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे गए। तो ईमानदारी से प्रश्नों को करिएगा और रोज की अपेक्षा आज का सेशन थोड़ा सा आसान रहेगा, ताकि हम लोग आसान प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आसान प्रश्नों की हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस ना करें तो वो भूल जाए, ठीक है। या जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको ये बात पता ना हो, तो सबको साथ लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। आप ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। वैगनर साहब की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। वैगनर साहब ने देखिए ये कहा था कि क्या होगा कि देखिए जब करारोपण और सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपने देखा ना कि कोविड के समय क्या हुआ था, कोविड के टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे टैक्सेस जो थे उसको इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। और सरकार ने भी अपने व्यय को बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब बैक टू द नॉर्मल कंडीशन हम लोग आए तो उसके बाद भी टैक्स जो है वो कम नहीं हुआ। जो टैक्स था उसको एज इट इज रखा गया और गवर्नमेंट के जो व्यय थे उसको भी एज इट इज ही रखा गया। तो ये वैगनर साहब ने यही बात कही थी, तो आसान सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु तो निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। मौद्रिक का मतलब क्या होगा? मौद्रिक का मतलब होगा कि जिससे मुद्रा का कोई संबंध न हो। और मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? मौद्रिक नीति जो अपनाता है वो आरबीआई अपनाता है। और राजकोषीय नीति कौन अपनाता है? राजकोषीय नीति कौन अपनाता है? ठीक है, राजकोषीय नीति कौन अपनाता है? ये अपनाता है हमारी सरकार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए, अब प्रतिकूल भुगतान कब होता है? प्रतिकूल भुगतान की स्थिति कब होती है? जब हमारे निर्यात की कीमत कम होती है और आयात की कीमत ज्यादा होती है। मतलब निर्यात हम कम करते हैं और आयात हम ज्यादा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान जो होता है वो असंतुलन की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो हम क्या करेंगे, आयात को कम करेंगे, तब जा करके हमारा जो भुगतान होगा वो संतुलन की स्थिति में आएगा। तो ये दोस्तों काम करता है कौन? ये करेगा
आयात नियंत्रण करता है, ये हमारी सरकार करती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किससे संबंधित है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए क्लास पे कंसंट्रेट करिए, आज कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, नहीं 100% तो 95% तो जरूर होना चाहिए, अगर जो आप हमारे साथ लगे हुए हैं कुछ महीनों से, ठीक है। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, कुछ महीनों से लगे हुए हैं। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। ये सभी लोग बोल रहे हैं क्या? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? पूर्ण रोजगार की बात कर रहे हैं। एक खूबसूरत सी बात आपको और बतानी थी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। और पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक और भौतिक संसाधन का पूर्ण रूप से प्रयोग करके हम अपने उत्पादन को मैक्सिमम कर पा रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि देखिए, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं होती है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक असामान्य दशा की स्थिति होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे 100% ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गिफिन वस्तुएं क्या होती है? बेहतरीन सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है सर। गिफिन वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? और आज का सेशन ऐसा है कि हर पेपर में आप देखेंगे तो 4-5 प्रश्न आज ही के ही सेशन से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार नहीं अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। तो उस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी, गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निम्न श्रेणी की विशेष श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सभी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो निम्न श्रेणी की होती हैं, लेकिन सभी निम्न श्रेणी की वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती है। बात को ध्यान से समझिएगा, जो गिफिन वस्तुएं होंगी ये श्योर एंड सर्टेन है कि निम्न श्रेणी की होंगी, लेकिन जितनी भी निम्न श्रेणी की वस्तुएं हैं उन सभी को हम गिफिन वस्तुएं नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी में आती है। और गिफिन वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात जब वस्तुओं की कीमतों में अगर जो कमी आती है तो लोग इसके मांग में भी क्या कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बाजरे का उदाहरण दिया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन ऑयल का उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, 1991 अर्थात ये 1990-91 की बात कर रहा है। अब ये मत कहिएगा कि सर जी इससे इतना पहले तो इकोनॉमिक्स था ही नहीं। 1990-91 की नई औद्योगिक नीति की बात कर रही है, किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। ये मॉरलिटी है हम लोगों की। चलिए क्या उत्तर आ रहा है अभी? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? सबका डी आ रहा है? अच्छा भाई, चलिए तो देखिए 1990-91 की जब नई औद्योगिक नीति आई तो हमने क्या कर दिया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, हमने अपने अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया। हमने अलग अलग देशों से कहा कि चलिए भैया हम आपके देश में निर्यात करेंगे और आप आइए हमारे देश में और आप हमारे देश में निर्यात करिए, अर्थात हम आयात भी करेंगे आपसे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे घरेलू उद्योग थे उनको संरक्षण नहीं मिला, ठीक है। जो हमारे घरेलू उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे उनको संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि अब क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो थी वो खुल गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विश्व के अलग अलग देशों से प्रोडक्ट हमारे देश में आने लगे और ऐसी स्थिति में जो हमारे घरेलू उद्योग थे उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित होता है तो ये क्या दर्शाएगा? मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित होता है तो क्या दर्शाएगा भाई? चलिए, कृष्णा कुमार जी, अनीश कुमार जी, शिल्पा गुप्ता जी, हर्षु जी, फरीन फातिमा जी, अनीश पांडे जी, अंजुमन जी, एस एन मिश्रा जी, अरु अरुणिमा तिवारी जी, अरविंद जी, चलिए बताइए, अमरेश यादव जी, चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं मांग में वृद्धि होगी, और कोई ए के अलावा? ए के अलावा कोई और है? सभी लोग ये बोल रहे हैं, ऐसा क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? मांग में वृद्धि बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर परिवर्तित होता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रही है, और आय में वृद्धि होने के कारण वो अपने मांग को भी बढ़ा रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सभी लोग यही बोल रहे हैं ना? हाँ, यही बोल रहे हैं ना सभी लोग? तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी आय स्थिर रहती है, और क्या होता है, वस्तुओं की कीमत में कमी आती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो उस बाजार का नाम क्या है? क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो देखिए, जहां भी बात करें कि ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो, विक्रेता की संख्या कुछ हो, विक्रेता की संख्या थोड़ा हो, विक्रेता की संख्या 12 से कम हो, विक्रेता की संख्या 2 से अधिक हो, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार की स्थिति हो जाएगी। और अल्पाधिकार में ही क्या आता है? कार्टेल आता है। कार्टेल में क्या आता है? पालस्वीजी साहब आ जाते हैं, विकुंचित मांग वक्र वाले, सभी याद आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होंगे? बेहतरीन सा, एक क्रेता एक विक्रेता, क्या स्थिति होगी भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों लगे रहना है, लगे रहना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा लगे रहना है। बस ये सोचना है कि यार अब जिंदगी में एक ही ऑप्शन यही है, कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, बस लेना है तो लेना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। कहीं नौकरी भी करेंगे तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा ना, तो उस तब 8 घंटे काम नेसेसरी आपके लिए हो जाएगा। तो वही नेसेसरी आज बना लीजिए कि हमको 8 घंटे पढ़ना ही है। चलिए 8 घंटे नहीं होता है कोई बात नहीं, 6 घंटे रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है। नहीं 6 घंटे हो जाता है तो 4 ही घंटे रोज पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, एक दिन भी उसमें। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये होता है दोस्तों द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, तो द्विपक्षीय एकाधिकार में क्या होता है, एक खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला होता है। तो जहां पे एक खरीदे और एक बेचे तो इसे क्या बोलेंगे? द्विपक्षीय एकाधिकार बोलेंगे। अर्थात एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है, तो इसे क्या बोला जाएगा? द्विपक्षीय एकाधिकार बोला जाएगा। अगला प्रश्न, इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल ठीक है, इच्छा विहीनता का, इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने दिया सर? बताइए। इच्छा विहीनता, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ जा रहा है? बिल्कुल, सबको पता है क्या? सबको पता है? तो आसानी से इसको याद रखना है कि हमारे प्रोफेसर जेके मेहता साहब जी कहे थे कि देखिए, अर्थशास्त्र जो है वो
हमें उन बातों का भी अध्ययन कराता है जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है। अर्थात अर्थशास्त्र हमें उन बातों का भी अध्ययन कराता है जिसमें हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो इच्छा विहीनता का सिद्धांत है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इजी सी बात है। अगला प्रश्न ये रहा कि यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो करापात किस पे पड़ेगा? एक्स अक्ष के समानांतर मांग वक्र होगा। इजी सी बात है। एक्स अक्ष के समानांतर इट मींस की क्या है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स अक्ष के समानांतर का मतलब क्या होगा भैया? कि मांग क्या है? मांग जो है वो क्या है? वो है लोचदार। और अगर जो मांग लोचदार है तो कर कौन वहन करेगा? वो वहन करेगा विक्रेता करेगा। क्यों विक्रेता करेगा? क्यों विक्रेता करेगा? जैसे मान लीजिए, इजी सी बात है, इजी सी बात है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बिस्किट की कंपनियां, ठीक है, बिस्किट नहीं, जैसे और कोई भी चीजें ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो करापात किसके ऊपर होगा? विक्रेता के ऊपर। और एक्स अक्ष के समानांतर होने का मतलब क्या है? कि मांग जो है वो लोचदार है। मतलब लोग अब क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को दूसरी चीजों की तरफ। जैसे मान लीजिए चाय हो गया और कॉफी हो गया, ठीक है, चाय हो गया और कॉफी हो गया। अगर जो चाय पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में जो चाय की कंपनी होगी वो ये कहेगी कि भैया अगर जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 10 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया और हम चाय की कीमत ज्यादा कर देंगे तो हम लोग चाय पीना कम करके कॉफी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर जो चाय की कंपनी पे गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करेगा तो ये चाय की जो कंपनी होगी वो हर संभव प्रयास करेगी कि टैक्स खुद से ही हम क्या कर दें? दे दें। नहीं तो चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय को छोड़ करके कॉफी की तरफ भाग जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और वहीं जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि मांग अगर जो बेलोचदार है, अगर जो मांग बेलोचदार होता है तब ऐसी स्थिति में टैक्स का पूरा भार जो वहन करेगा वो करेगा क्रेता। जैसे कि आप पेट्रोल है या आप घर में माचिस का इस्तेमाल करते हैं, अगर जो आपके पास कार है तो कार चलाने के लिए पेट्रोल वाली अगर जो आपके पास कार है तो पेट्रोल की कीमतों में कितनी भी वृद्धि कर दी जाएगी तो आपकी मजबूरी होगी कि आप पेट्रोल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट अगर जो पेट्रोल की कीमतों पर पेट्रोल पर टैक्स इंक्रीज करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पेट्रोल वाली जो कंपनी होगी वो आपके ऊपर टैक्स डाल देगी, कहेगी कि अरे भाई चलिए ज्यादा कीमत लेंगे अब आपसे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपकी मांग बेलोच है, पेट्रोल के अलावा पानी या मिट्टी का तेल डाल के आप थोड़ी गाड़ी चला पाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा सर कि जब लोचदार होगा तब कौन वहन करेगा? विक्रेता। और जब बेलोचदार होगा तो कौन वहन करेगा? क्रेता। ठीक है, अगला प्रश्न कि जितना ज्यादा मांग बेलोचदार होगा उतना ही करापात। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लोग से ऊपर क्लास देख रहे हैं और लाइक की संख्या केवल 50 है। ऐसा क्यों है भाई? दो में से एक लोग ही लाइक किए हैं। 2 घंटे की मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? कि जितनी ज्यादा मांग बेलोचदार होगी, अभी वही तो मैं आपसे बता रहा था कि अगर जो बेलोचदार होगा, जैसे माचिस की कीमतें बढ़ा दी जाए, किसकी मांग बेलोचदार होती है? माचिस की।
किसकी मांग बेलोचदार होती है? माचिस की, साथ ही साथ नमक की। नमक की कीमतों में या माचिस की कीमतों में वृद्धि कर दी जाएगी तो आपकी मजबूरी है कि भैया आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो बेलोचदार है तो क्रेता के ऊपर पड़ेगा। अगला प्रश्न, मांग की लोच दर्शाता है। मांग की लोच क्या दर्शाता है भाई? मांग की लोच दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है, मांग की लोच क्या दर्शाता है? सीधी सी बात है सर कि मांग की लोच क्या दर्शाता है कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो उससे मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, तो मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन ही दोस्तों क्या बताता है? मांग की लोच को बताता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? आज एक बात समझ लीजिएगा कि ये सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में एक बार नहीं अनेकों कई बार पूछे गए हैं, तो आज का सेशन थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो बार बार आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत अकेला एक बॉस होता है जो क्या करता है कि अपने वस्तुओं का उत्पादन करता है और कितनी कीमत पर बेचना है उसको वो तय करता है। ठीक है, कितना उत्पादन करना है उसको वो तय करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है, क्या होता है? और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ कुछ दिन जुड़िए, कुछ महीने पढ़िए, आराम आराम से वहाँ पे सारी चीजें आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जा रही हैं। पढ़ते रहिए, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ पे गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर को पढ़िए और देखिए कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा। दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ के पढ़िए, कहीं भी इधर उधर से आपको एक दोस्तों कुछ भी मतलब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, ईमानदारी से बने रहिए, कुछ ही दिनों कुछ ही महीने में दोस्तों सारी चीजें आपकी क्लियर होगी हो जाएंगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है, यानी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं निवेश अनुपात अपान पूंजी उत्पाद अनुपात से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर को हम इंडिकेट किससे करते हैं? निवेश अनुपात अपान पूंजी उत्पाद अनुपात से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन सा नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन बोल रहा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा? ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग का एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है, ऐसा चांसेस देखने को लग रहा है। ठीक है, तो अफवाह ना फैलाइए क्योंकि दूसरे का नुकसान हो जाएगा। आप अफवाह फैला देंगे और दूसरे का उससे क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो चांस बिल्कुल है कि नवंबर दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 24 में क्या है और उसके पहले सरकार को ये बात दिखानी होगी कि हमने कितना रोजगार दिया। तो नवंबर दिसंबर मान के चलिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई?
डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में किन्स साहब नहीं आते हैं। ये किन्स साहब जो है ना, ये घोर विरोधी हैं किसके, एडम स्मिथ साहब के, जेबीसी साहब के, जेबी मिल साहब के, जेएस मिल साहब के। ये जब किन्स साहब आते हैं तो ये लोग तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में आ गए, लेकिन जब किन्स साहब आते हैं ना तो इन लोग की खूब आलोचना करते हैं, इनकी बहुत आलोचना करते हैं, कई आधार पे आलोचना करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। किन्स साहब ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना की, एक बार नहीं अलग अलग जगहों पे कई बार किया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अन्य चीजें स्थिर रहे तो बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अरे ये बहुत आसान सा प्रश्न है ना। जब आप दुकान, बैंक दर क्या होता है, मैं बार बार बताता हूँ कि ये रहा आपका केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई, ये रहा आपका व्यापारिक बैंक, ठीक है, ये आपका क्या रहा, व्यापारिक बैंक रहा, और ये रहा दोस्तों हम लोग अर्थात जनता, ठीक है। तो जिस दर पे ऋण आरबीआई व्यापारिक बैंक को देता है उस दर को क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। और जब व्यापारिक बैंक आपको ऋण देता है तो उसे हम ब्याज दर बोलते हैं। तो जिसे हम ब्याज दर बोलते हैं उसी को जब आरबीआई ऋण देता है व्यापारिक बैंकों को तो उसे बैंक दर बोला जाएगा। तो भैया जब व्यापारिक, अब ये क्या कर रहा है कि बैंक दर में वृद्धि हो जाए, तो जब व्यापारिक बैंक ये क्या करेगा, ये महंगा महंगा ऋण प्राप्त करेगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक बैंक जब जनता को ऋण देगा तो महंगा ऋण देगा, और जब ऋण जो होगा अर्थात महंगा ऋण का मतलब क्या होगा कि ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। तो जब ब्याज में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि अब आप क्या करेंगे कि निजी निवेश में आपकी कमी आ जाएगी, क्योंकि अब जो पैसा आप निवेश करते थे उसको तो आप ब्याज के रूप में दे देंगे, तो आपकी निजी निवेश में कमी आ जाएगी। कभी कभी आप जाते हैं ना दुकान पे, तो दुकान वाला कहता है कि देखिए भैया हम जहाँ से खरीदते हैं ना वहां पे क्या होता है, वहां से हम भी महंगा खरीदते हैं, इसीलिए आपको महंगा बेच रहे हैं। तो वही बात है, जैसे जो होलसेलर है उनसे कोई फुटकर विक्रेता खरीदता होगा तो होलसेलर उसको महंगा देगा, तो जो फुटकर विक्रेता होगा वो भी जनता को महंगा देगा। बस वही लॉजिक है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इजी सी बात तो है, बहुत बच्चों वाली बात। क्या उत्तर आ रहा है भाई, अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे स्थानांतरित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, बता दीजिए। इजी सी बात है, ये भी बात बच्चों वाली बात है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौद्रिक कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे सर, आप कहेंगे कि देखिए सर जी ये कर का विवर्तन है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि सरकार ने किसी भी कंपनी पे टैक्स लगाया, ठीक है, किसी व्यक्ति पे टैक्स लगाया, ये व्यक्ति क्या किया कि किसी दूसरे पे टैक्स डाल दिया, और ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 10 रुपए का कुरकुरे खरीद के ले आए, ठीक है, 10 रुपए का कुरकुरे आपने खरीद के लाया। अब ये 10 रुपए का पैकेट आप लेके तो आए अपने प्रयोग के लिए, लेकिन 10 रुपए में से यहाँ पे 30 या 40 पैसे आपको टैक्स के रूप में भी देने पड़ते थे, ठीक है। तो अब ये पैकेट आप किसी और को दे देंगे, कहेंगे कि भैया 10 रुपए हमको दे दो, हमारा मन नहीं है। अब क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप किसके ऊपर टैक्स, ये जो आपके ऊपर टैक्स होने वाला था अब आप उपभोग नहीं करेंगे तो इसके ऊपर डाल देंगे, तो अब ये बेचारा टैक्स बर्न करेगा। मतलब ये तो मजाक के तौर पे है, ठीक है, इसका पिक्चर और लार्जर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। चलिए भैया, माल्थस साहब, माल्थस साहब की बात आई, हाँ बिल्कुल ठीक है। टैक्स की जो शिफ्टिंग होती है वो दोनों साइड होती है, एक होता है अग्रगामी और दूसरा होता है पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब ये होता है कि जो उत्पादक होता है जहां से कच्चे माल लेता है उसके ऊपर टैक्स डाल सकता है, या अग्रगामी का मतलब ये होता है कि जो उत्पादक होता है वो अपने उपभोक्ताओं से टैक्स वसूल सकता है। एब्सोल्युटली सही है आपकी बात। चलिए क्या उत्तर होगा भाई कि माल्थस के अनुसार
माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। सबको पता होगा भैया, इजी सी बात है। गुणोत्तर श्रेणी में माल्थस साहब क्या कहते हैं कि जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64। और खाद्यान्न जो होता है वो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 क्या होता है, समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। खाद्यान्न समानांतर श्रेणी, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी। और माल्थस साहब ने ही पहली बार दोस्तों जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस साहब ने ही दिया था। ये प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर माल्थस साहब बताते हैं कि ऐसी स्थिति में खाद्यान्न संकट आता है और प्रत्येक 144 साल के बाद क्या होता है? सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, कई सारी बीमारी आती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है? खाद्यान्न और जनसंख्या संतुलित हो जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज का सेशन थोड़ा सा आसान है और रोज की अपेक्षा, लेकिन रोज की अपेक्षा आसान है, लेकिन ये सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है मौसमी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये भी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। और मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत सारे लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में क्या होता है कि बरसात के दिन में बहुत सारे जगहों पे इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है कि फसल वहां पे तैयार हो नहीं सकती है। तो वो लोग वर्ष के 6 महीने में ही उत्पादन कर पाते हैं। 6 महीने वो क्या करते हैं? उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो 365 दिन में 6 महीने उनको रोजगार प्राप्त है, बाकी के 6 महीने वो बेरोजगार है। ठीक है, इजी सी बात है। अच्छा, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है बताएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी जानते हैं, मौसमी बेरोजगारी जान ही लिए, संरचनात्मक बेरोजगारी जान ही लिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि आपको आपकी कार्य योग्यता के आधार पे कार्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? कमेंट करके बताइए। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? सभी लोग डी बोल रहे हैं, सबको पता है क्या? बहुत अच्छी बात है भाई। कि निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? तो देखिए, हमारे यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च उत्पादकता, हमारे यहाँ निम्न उत्पादकता है। बड़े किसानों की अधिकता नहीं, पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो भारत के अन्य राज्यों में बड़े किसान बहुत कम है। ठीक है, और मानसून की अनिश्चितता तो बिल्कुल है, जब बारिश चाहिए तो नहीं होगी, जब नहीं चाहिए तो होगी जरूर। तो डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा भैया कि घर्षणात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है कि जब आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जब कोई कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो प्रारंभिक दौर में ही आपको क्या मिलता है? पैसा नहीं मिलने लगता है, सैलरी नहीं मिलने लगती है। तो इस जो बीच की कंडीशन होती है, ये क्या होता है दोस्तों? घर्षणात्मक बेरोजगारी की होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे आप कोई नया नया काम शुरू कर रहे हैं, तो जिस दिन शुरू करेंगे उसी दिन से आउटकम तो मिलेगा नहीं, उसी दिन से रिजल्ट आपको तो मिलेगा नहीं। तो जिस दिन से शुरू करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलने के बीच का जो समय होता है, उस समय आप बेरोजगार ही होते हैं, और इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है, बढ़िया सा प्रश्न है, खूबसूरत सा। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, सभी लोग ये बोल रहे हैं क्या?
कब आया था सर अंत्योदय योजना, कब आया था बताएंगे क्या आप मुझे कमेंट करके। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। किसने शुरुआत किया था कमेंट करके बताइए। तो अंत्योदय योजना का जो संबंध है ये 25 दिसंबर 2000 को दोस्तों शुरू किया गया। और इसका शुरुआत जो किया था उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का इनका क्या था लक्ष्य था, अर्थात समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइए। याद रखिएगा किसको? स्टालिन को। 1920 में इन्होंने दोस्तों योजना प्रणाली की अवधारणा दिया था स्टालिन साहब ने, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सोवियत योजना, ठीक है। तो किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो सोवियत योजना पे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार लाइक जरूर करिए। ये 110 से ऊपर लोग देख रहे हैं लेकिन केवल 71 लाइक है, ऐसा क्यों है? मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लाइक नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। तो निवेदन है सभी लोगों से कि आप वीडियो को कृपया करके लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, हर जगह हमको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन 7 बजे तक क्लास होगी। क्लास 7 बजे से प्रारंभ होती है और मैं तब तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा जब तक आपका परीक्षा हो नहीं जाता है, आपको सिलेक्शन मिल नहीं जाता है। बस आप पढ़िए तो सही। क्या उत्तर होगा सर? सी बोल रहे हैं? कोई सार्वजनिक वस्तु नहीं बोल रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। देखिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ना सर, ये योग्यता वस्तु के अंतर्गत आता है। अब कुछ कहेंगे कि सर जी सार्वजनिक पुस्तकालय सार्वजनिक वस्तु क्यों नहीं है? सार्वजनिक वस्तु क्यों नहीं है? सार्वजनिक वस्तु क्यों नहीं है? तो सार्वजनिक वस्तु ये इसलिए नहीं है कि सार्वजनिक वस्तु में क्या होता है ना, इस समाज के सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में बिजली का खंभा लगाया गया है तो स्ट्रीट लैंप जो लगाया है उससे सभी लोग लाभान्वित हो जाएंगे। लेकिन अगर जो आपके यहाँ लाइब्रेरी है तो इस लाइब्रेरी से वही लाभान्वित हो पाएगा जिसको पढ़ना लिखना आता हो। जो पढ़ सकता हो वही तो लाभान्वित होगा। तो ऐसी स्थिति में इसे योग्यता वस्तुओं के अंतर्गत शामिल करते हैं सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक है। तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो होगा ये योग्यता वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। और सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। अगला प्रश्न क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सरकारिया आयोग का गठन निम्न पहलुओं के लिए किया जाता है। सरकारिया आयोग का गठन किया गया, किसके लिए किया गया भैया? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जो सरकारिया आयोग गठित किया गया सर, उसके दो सदस्य और थे, कौन कौन थे याद आ रहा है आपको? एक बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया गया था कि चलिए सरकारिया आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष थे उनके बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन दो सदस्य और भी थे इसमें, उनका नाम क्या क्या था? अगर जो आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन जो होता है वो 1983 में न्यायमूर्ति जो थे सरकारिया साहब उन्हीं के नाम पे गठित होता है, ठीक है। तो और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरकारिया साहब ही थे और इसके दो सदस्य और हुए। उन दोनों सदस्यों का नाम क्या है? एक जो है
वो SR सेन साहब हैं और दूसरे जो हैं वो शिवरामन साहब हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है? आपसे पूछ दे कोई कि चलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप बताइए कि आखिरकार हमारे देश में 50% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की अच्छी रोटी नहीं मिल पा रही है, जो अपनी भूख नहीं मिटा पा रहे। लाखों लोग सड़कों पे रात में सो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो आप क्या बताएंगे, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे कि अनाज की अधिक कीमत। तो आपसे फिर कोई पूछ देगा कि अच्छा, हमारे देश में तो इतना अनाज होता है कि हजारों क्विंटल अनाज सड़ जाते हैं, उसको रखने की व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में अनाज की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, ये दोषपूर्ण प्रणाली के कारण हम इतना तो उत्पादन कर पाते हैं कि हम अपनी आपूर्ति कर लेंगे, लेकिन दोषपूर्ण प्रणाली के कारण खाद्यान्न सबको पहुंच नहीं पाता है और इसी कारण से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होती है और अनाज की कीमत क्या होती है, अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न, चलिए भाई, सूची 1 सूची 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पता है कौन है? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं। गुडसॉग कैसल साहब। कैसल साहब किस देश के अर्थशास्त्री हैं? तो दोस्तों कैसल साहब जो है ये स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पूछा जाता है। किन्स की बात करें तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ठीक है, लियोनतिफ साहब की बात करें तो लियोनतिफ साहब जो थे वो कहाँ से थे, ये रसिया से थे, अर्थात रूस से थे। आर्थर लेविस जो थे वो वेस्ट इंडीज से थे। किन साहब, यहाँ पे देखे तो क्या याद आनी चाहिए, तरलता जाल, और भी बहुत सारी थियरी याद आनी चाहिए। वुडसॉग कैसल को देखे तो क्या याद आनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। लियोनतिफ साहब को देखे तो आगत निर्गत याद आना चाहिए। आर्थर लेविस को देखे तो द्विक्षेत्रीय मॉडल याद आना चाहिए। ये बताइए कैसल साहब किससे संबंधित है, बहुत बार मैंने आपको बताया। अगला, मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? चलिए भैया, इजी सी बात है, तो याद रखिएगा कि मणिपुर में सबसे बड़ा जो लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो उद्योग आता है वो बांस एवं बेत का उद्योग आता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति क्या कही जाती है? और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, वहीं दूसरी तरफ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है। नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। जो आपकी क्लास छूट गई है वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे मिलेंगी। तो क्लास नंबर 1 से लेकर के आप सारी क्लासेस इजिली कर सकते हैं। कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलने वाला है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। एडमिन से एक बार एडमिशन लेते हैं तो हमारे साथ तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सभी बैचेस उपलब्ध हैं, अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 2000 रुपए इस नंबर पे पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति क्या है? तो देखिए, बाजार से बाहर होने की स्थिति क्या होती है कि कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाए।
जो कीमत है, अगर जो इसको प्राइस मिल रहा है, जो कीमत मिल रहा है, वो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि भैया चलो ठीक है, हम उत्पादन में बने रहें और भविष्य में चल करके हमको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर जो वो कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम मिल रहा है, तो अब हानि में उठा करके वो उत्पादन नहीं करेगा, फिर कहेगा टाटा बाय बाय, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो भाग जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, तो आप आपके दिमाग में ये इतना सारा कंफ्यूजन डालेगा कि अगर जो प्रैक्टिस नहीं किए है ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि क्या माल्थस साहब होंगे या डेविड रिकार्डो साहब होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत माल्थस साहब ने दिया था। क्या बताया था उन्होंने? कहा था कि देखिए, जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64, और जो खाद्यान्न आपूर्ति होती है वो समानांतर श्रेणी में होती है, अर्थात 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। 144 वर्ष बाद क्या आता है, अर्थव्यवस्था में सूखा, अकाल, महामारी आती है, और इससे क्या देखने को मिलता है कि जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मेरा, बिल्कुल ठीक है, आसान तो है यार, इसमें सब कुछ आसान तो है, कुछ कठिन है क्या? इकोनॉमिक्स बहुत आसान है कि नहीं है? आसान है ना, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रयास करिए, बहुत आसान, इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर जी आसान है, तो ये उत्पत्ति के नियम की बात किया जाए, तो उत्पत्ति का नियम क्या होता है, ये अल्पकाल से संबंधित होता है। और उत्पत्ति के नियम में हम क्या देखते हैं कि एक उत्पत्ति के नियम में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक साधन स्थिर होता है और अन्य साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं उत्पत्ति के नियम में। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, अल्पकाल से संबंधित हो जाएगा। और पैमाने का प्रतिफल नियम क्या हो जाएगा, दीर्घकाल से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो ये सभी साधन परिवर्तनशील कब होंगे, कब होंगे भाई, दीर्घकाल में ही तो होंगे। अगला प्रश्न, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। आज बिहार का पेपर था, कई बच्चे दे के आए, फोन किए, सर सारी चीजें मिली। बिहार वाला कोई है, बताए कैसा रहा पेपर? 2-3 लोग मुझे कॉल किए, कहे सर सारा जो आप पढ़ाए थे वहीं से देखने को मिला है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, मैं इतना ज्यादा बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न कहाँ से बनेंगे। मैं रोज इतने सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, मुद्रा एवं बैंकिंग से प्रैक्टिस होगी, इंडियन इकोनॉमी से प्रैक्टिस होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार से होगी, समष्टि से होगी, व्यष्टि से होगी, हर जगह से तो क्वेश्चन में करवाता हूँ। तो जब आपका पेपर तैयार किया जाएगा तो यहीं से तो प्रश्न बनेंगे, तो फिर प्रश्न कहाँ से आएंगे, सब कुछ यहीं से आएंगे। वो इसलिए आएंगे क्योंकि हम लोग बहुत व्यापक पैमाने पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत व्यापक पैमाने पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई सुपर पावर वाली बात नहीं है, ठीक है। वो बस इसलिए है कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ठीक है, उत्पादन समाप्ति प्रमेय का संबंध किससे है भैया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, यूलर से बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्पादन समाप्ति प्रमेय का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, यूलर साहब से है। और यूलर साहब ने कहा, क्या कहा कि जो उत्पादन साधन होते हैं अपने सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार पाते हैं। जो उत्पादन साधन होते हैं, उत्पादन साधन जो होते हैं
वो अपने सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार पाते हैं। सीमांत उत्पादकता, अब ये चीजें समझने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। ये यूलर प्रमेय बताता है, मतलब उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है यूलर प्रमेय से, और यूलर प्रमेय बताता है कि उत्पादन साधन जो होते हैं वो अपने सीमांत उत्पादकता के बराबर उत्पादन करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इसी कारण से क्या होता है, उत्पादन अंत में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीन वक्र का आकार क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, इस चार में से एक प्रश्न जरूर आएगा। स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में, स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में, और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। क्या क्या होता है बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तुएं होंगी तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है। स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है, स्थापन वस्तुएं पॉजिटिव होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। स्वतंत्र वस्तुएं में क्या होता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि यदि वस्तुएं पूर्ण पूर्ण पूरक हैं तो उदासीन वक्र का आकार क्या होता है, एल आकार का होता है, अर्थात ये समकोण होता है, ठीक है। और क्यों होता है समकोण, क्यों होता है समकोण, क्योंकि एक वस्तु दूसरे वस्तु की मांग को उत्पन्न करती है। अर्थात जब आप कार खरीद लेंगे तो पेट्रोल की मांग आप करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। बाइक खरीद लेंगे तो पेट्रोल की मांग करेंगे ही करेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होता है, 0 होता है, पूरक के लिए क्या होता है, माइनस, स्थापन और विलासिता वस्तुओं के लिए पॉजिटिव, और प्रतिस्थापन के लिए इनफाइनाइट। 100% एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न की एक आधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय क्या है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, संडे को क्लास नहीं होती है। अर्थात कल अगर जो संडे है तो आपकी संडे को क्लास नहीं होगी, अदरवाइज मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ज्वाइन करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर, कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय क्या होता है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे उत्पादक होते हैं, लेकिन जो उत्पादन की वस्तुएं होती हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होती है, समरूप नहीं होती है, ठीक है। वस्तुओं का क्या देखने को मिलता है, विभेदीकरण देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। तो एक आधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय है कि उत्पादकों की अधिकता होती है तथा वस्तुओं में विभेदीकरण देखने को मिलता है। अब विभेदीकरण ये रंग के आधार पे हो सकता है, ठीक है, ये आकार के आधार पे हो सकता है, क्वालिटी के आधार पे हो सकता है, क्वांटिटी के आधार पे हो सकता है, किसी भी तरीके से मतलब एक जैसे नहीं होंगे। क्या उत्तर होगा सर बताइए, बिल्कुल ठीक है, एकाधिकार आधारित है। तो भैया देखिए इसी सी बात है, एकाधिकारी के पास क्या होता है, कुछ कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पे, कौन सी बोल रहे हैं भाई, सी कौन बोल रहा है, अच्छा हो सकता है कि वो पीछे हो, जनसंख्या के नियंत्रण पे एकाधिकार अधिकारी होता है क्या, हो सकता हो कि वो पीछे पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एकाधिकारी क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि पूर्ति पे इसका नियंत्रण होता है। एकाधिकारी क्या करता है, या तो उत्पादन को, या उत्पादन या कीमत, ठीक है, इन दोनों में एक को एट अ टाइम ये निर्धारित कर सकता है, मतलब एक समय में एक ही को निर्धारित कर सकता है। अगर जो वो अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो उत्पादन को बढ़ा करके कीमत को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये नहीं कि उत्पादन भी बढ़ाते चले जाए और कीमत भी बढ़ाते चले जाए। तो उत्पादन मतलब जितना मांग होगा उतनी पूर्ति करके ये कम मार्जिन पर ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ ये या तो ये कर सकता है या क्या कर सकता है कि वो अपने वस्तुओं की कीमतों को ऊंची कर दे और उत्पादन का स्तर कम कर दे, अर्थात जितनी मांग है उससे कम उत्पादन करे।
तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों को वो हाई करके ज्यादा लाभ कमा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कल संडे को कुछ लोग कह रहे हैं सर प्रीमियर लगा दीजिएगा, चलिए देखा जाएगा क्या उत्तर आ रहा है। वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है उसे क्या बोलते हैं? सबको पता है। अच्छा सच्ची सच्ची बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे, 50 लोग से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका एक भी प्रश्न आज गलत नहीं हुआ होगा। वो गलत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन लोगों ने बहुत दिनों से मेहनत किया है ना? इन लोगों ने बहुत दिनों से मेहनत किया है, इसलिए इनके प्रश्न गलत नहीं हो रहे हैं। और यही मेहनत का परिणाम है कि पेपर में भी ये लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो कोई भी बहुत अच्छा करना चाहता है तो उसको समय देना पड़ेगा, उसे निरंतर लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कभी मन करेगा कि पढ़े, कभी मन करेगा कि नहीं पढ़े, लेकिन कंडीशन कोई भी हो पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, बरसात हो, परिस्थिति आपके अनुकूल कभी होने वाली नहीं है। जिंदगी में आप ये सोचें कि सारे टेंशन खत्म हो जाएं और क्या हो, परिस्थिति अनुकूल हो तो हम पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो दिन कभी आने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जिंदगी में लगा रहेगा। तो कंडीशन कैसी भी हो, पढ़ते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है। क्या उत्तर आ रहा है सर? बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। युवा बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है इसे उत्पादन बिंदु, उत्पादन बंद होने का बिंदु बोलते हैं। अगर जो परिवर्तनशील लागतों को वो नहीं पूरा करती है, उससे नीचे उसकी कीमत निर्धारित होती है, तो क्या होगा, वो उत्पादन को बंद करके चला जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? हाँ, तालाबंदी बिंदु, तालाबंदी बिंदु, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? चलिए, कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर जी क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। नहीं भैया, पूर्ण प्रतियोगिता पे असंख्य क्रेता, असंख्य विक्रेता होते हैं, इतने सारे होते हैं कि काउंट नहीं किया जा सकता है। तो जितने लोग भी सी बोल डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सर्वाधिक तरल क्या है? इसमें से मुद्रा आपूर्ति में सर्वाधिक तरल क्या है, बताइए भाई। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? प्रत्येक दिन 7 बजे से क्लास होती है, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संडे को क्लास ऑफ रहता है, अदरवाइज सातों दिन क्या होती है, क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? एमोन बोल रहे हैं, एमोन में क्या आता है? एमोन में क्या आता है? सर्वाधिक तरल क्या होता है? देखिए, सबसे ज्यादा जो तरल होता है वो M1 होता है, उससे कम तरल क्या होता है, M2 होता है, उससे कम तरल क्या होता है, M3 होता है, और सबसे कम तरल क्या होता है, M4 होता है। M4 में क्या आता है, अचल संपत्ति आती है। और M1 में क्या आता है, मुद्रा आता है, ठीक है, नोट व सिक्के आते हैं। और तरलता का मतलब क्या हो गया, कि जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे हम ट्रांसफर कर सकें, ठीक है? जैसे मुद्रा हो गया, आप आसानी से जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपके मोबाइल में पैसा है, हजारों किलोमीटर दूर भेज सकते हैं। तो सर्वाधिक जो तरल है वो M1 है। और M1 को क्या बोला जाता है, M1 को क्या बोला जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। M3 को क्या बोला जाता है, विस्तृत मुद्रा। M0 को आरक्षित मुद्रा। M1 को क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। M1 में क्या आता है, नोट सिक्के आते हैं ना, ये सर्वाधिक तरल होते हैं। और ये है क्या सर, आप कहेंगे सर जी ये क्या आ गया, M1 M2 M3 M4 क्या होता है?
तो देखिए M1, M2, M3, M4 क्या है कि जिस प्रकार से आप पैसा रख, जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो अलग अलग जगहों पे रखेंगे, तो आप पैसे को कोडित करेंगे कि हमने इतना यहाँ रखा, इतना यहाँ रखा, इतना यहाँ रखा है। तो ऐसे ही जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है उसने भी क्या किया है कि जो मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में किया है उसको कोडित किया है, ठीक है, M1, M2, M3 के रूप में। और ये जो प्रणाली लाई गई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? चक्रवर्ती समिति के द्वारा लाया गया था। और M0 की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी? रेड्डी समिति के द्वारा लाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला, फिशर की आलोचना क्यों की जाती है भाई? फिशर की आलोचना क्यों की जाती है? MV = PT। यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। कीमत स्तर 2 गुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है फिशर साहब, याद आए? याद आए तो याद आए ना, याद आने चाहिए, ठीक है। और अच्छी बात तो बताया इन्होंने, बढ़िया बात तो बताया कि अगर जो आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा पैसा होगा तो आप मांग ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो मांग बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि हो ही जाएगी, और जब कीमत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि 10 रुपए में आप क्या करते थे? 1 kg टमाटर खरीदते थे। वर्तमान समय में 100 रुपए में 1 kg टमाटर खरीद रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए में 1 kg खरीद रहे हैं। तो पहले 10 रुपए से 1 kg खरीद ले रहे थे, अब 100 रुपए से 1 kg खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि क्या हुआ कि वस्तुओं की टमाटर की कीमत बढ़ी है, तो टमाटर की कीमत बढ़ी है तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई कि अब इनकी आलोचना क्यों की जा रही है? तो इनकी आलोचना इसलिए की जाती है कि ये सिद्धांत हमें इस बात को नहीं बता पाता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करेगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न, किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है किस पे? किस पे निर्भर करती है? कमेंट करके बताइएगा भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर बोल रहे हैं? इजी सी बात है, ये तो सबको पता होगा। बिल्कुल ठीक है। वाणिज्यिक बैंक पे किसका नियंत्रण होता है? हमारे देश के केंद्रीय बैंक का, RBI का नियंत्रण होता है इनके ऊपर। और इनका जो ऋण देय क्षमता निर्भर करता है इनके नगद की स्थिति पे निर्भर करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, आसान सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। अगला, मुद्रा स्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या कर देना चाहिए? इजी सी बात है। मुद्रा स्फीति मतलब इकोनॉमिक्स में जिसे हम मुद्रा स्फीति बोलते हैं उसे आम बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि देखिए बहुत महंगाई आ गई, और जब महंगाई आती है तो इस क्या होता है? इसमें यही तो होता है ना कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने को ही तो महंगाई बोलते हैं ना, यही तो होता है ना। सीधी सी बात है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या? महंगाई। और महंगाई कब आती है? जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो मांग है वो ज्यादा है और हमारी जो पूर्ति है वो कम है। अर्थात अब मांग क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। लोग मांग को बढ़ा रहे हैं, तो मांग को बढ़ा रहे हैं, उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ता रही है, महंगाई आ जा रही है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाएगा। तो अगर जो इस प्रकार की समस्या को आपको मेंटेन करना है तो आपको मुद्रा की पूर्ति को कम करना होगा, जिससे लोग क्या करें? जिससे मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो लोग अपने मांग में कमी लाएंगे, तो मांग में कमी आएगा तो मांग व पूर्ति जब संतुलित होने लगेगा तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति से मुकाबला किया जा सकता है, ठीक है। RBI क्या करता है? मुद्रास्फीति से नियंत्रण करने के लिए RBI का क्या करता है? सरकार तो टैक्स क्या करती है? सरकार तो टैक्स इंक्रीज कर सकती है,
केंद्रीय बैंक क्या करता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? राजकोषीय नीति से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें आपको कौन कौन सा याद आने चाहिए? मस्ग्रेव साहब याद आ जाने चाहिए। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए। सपना सोनी जी, चंद्रदीप पांडे जी, अनीश जी, हर्षु जी, अंजुमन जी, प्रभाकर जी। बिल्कुल, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलिए, नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा नाम, ठीक है। बहुत तेजी से उत्तर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। क्या उत्तर होगा सर? सभी लोग सी बोल रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? सी उत्तर होगा? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आवंटन कार्य, वितरण का कार्य और स्थिरीकरण का कार्य, ठीक है। उत्पादन के कार्य की बात नहीं होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को पूरा किया जा सकता है। सार्वजनिक आय और व्यय के अंतर को, अर्थात सरकार को जब बजटीय घाटा हो तो सरकार क्या कर सकता है, ठीक है। सरकार को जब बजटीय घाटा हो रहा है तो सरकार ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? अर्थात सरकार की आय जो है वो कम है और सरकार व्यय ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आय व व्यय को संतुलित करने का क्या होगा, ठीक है। चलिए, रश्मि तिवारी जी, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को पूरा किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। जितने लोग हैं, मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक रहेगा, लंबे समय तक कनेक्ट रहेंगे आप हमसे। जिंदगी में जब बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे और बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको याद आएगा कि हाँ, एक लोग थे लाइव स्टडी इलाहाबाद करके यूट्यूब चैनल था। 7 बजे आ जाते थे, 9 बजे तक लगातार बोलते रहते थे। हाँ, तो जुड़ जाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को पूरा किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि बाजार से देखिए उधार ले सकता है गवर्नमेंट, मतलब आंतरिक ऋण या बाह्य ऋण गवर्नमेंट ले सकता है, आपको पता ही है। और वो आरबीआई के पास जाकर कह सकता है कि भैया थोड़ा सा मुद्रा कर दीजिए, छाप दीजिए मुद्रा, ठीक है। लेकिन मुद्रा छापने की विशेष कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, इन सभी से सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए, कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो, तो ये कौन सी स्थिति है? नींद में भी आप बता देंगे, पेरेटो अनुकूलतम है ना, पेरेटो अनुकूलतम। तो कुछ जो बहुत ब्रिलियंट छात्र हैं, अर्थात जो ब्रिलियंट महानुभाव हैं, कभी कभी थोड़ा शांत रह जाया करिए, है ना। क्योंकि हो सकता है कि जो नया स्टूडेंट यहाँ पे आया हो, उसको ये बात ना पता हो। आपको तो मुझे पता है कि आप इसको जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बार करवाया। तो पैरेटो, और फिर मुझे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा क्या लगता है, ठीक नहीं लगता, क्योंकि लगता है कि यार इतनी बार तो करवाया, लेकिन भैया जो नया आया है उसका भी तो ध्यान रखना है ना, जो नया छात्र आया उसका भी ध्यान रखना है। तो भैया जो नए वाले हैं सुन लीजिएगा, जो पुराने वाले हैं नहीं सुनेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे आप सबसे पहले मार्शल को पढ़ते हैं, फिर पिगू को पढ़ते हैं, फिर पैरेटो साहब आते हैं, उसके बाद दोस्तों हिग्स आते हैं और केल्डार आते हैं, उसके बाद सीटो वास्की साहब आते हैं, ठीक है।
तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब क्या होगा कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करती है। और इसमें आर्थिक कल्याण की बात होती है। तो जब पैरेटो साहब अपनी थियरी देते हैं तो कहते हैं कि अगर जो दो स्थितियां हैं ए और बी, तो अगर जो बी की स्थिति में सुधार करना है तो ए को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। और बाद में जब हिक्स के एल्डार आते हैं तो कहते हैं नहीं सर, हम ए और बी, ए की स्थिति में सुधार भी करेंगे और ए में जो ए को जो हानि हुई है इसकी क्षतिपूर्ति भी कर देंगे। तो याद रखिएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, हाउ टू पे फॉर द वार। ये प्रश्न कैसे गलत कोई कर सकता है? कर सकता है क्या? अब कोई कहेगा सर जी इतना आसान प्रश्न आता है। आया तो था 2021 के पीजीटी में, आया था कि नहीं आया था? ये प्रश्न था 2021 पीजीटी में। अभी कुछ लोग अपने दिमाग में बना लेंगे कि ये कहाँ से पूछेगा आसान सा प्रश्न। अब नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा भाई, ऐसी बात नहीं है। हाउ टू पे फॉर द वार, ये पुस्तक किसकी है? केन्स साहब की है। कब लिखी गई थी? 1940 में लिखी गई थी। ठीक है। इसमें इन्होंने कौन सी थियरी दिया था याद रखिएगा? रोजगार का सिद्धांत दिया था सर। ठीक है, रोजगार का सिद्धांत दिया था इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला, आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टो ने नहीं किया? फिर वही बात, रोस्टो साहब ने कहा कि अगर जो कोई अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर है तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण जो होगा वो परंपरागत समाज होगा। मतलब जहाँ पे परंपरागत ढंग से क्या होता है? उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था जो होगी वो आत्मस्फूर्ति से पूर्व पूर्व की अवस्था। तीसरी आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथी परंपरागत समाज की ओर अग्रसर, सॉरी, चौथी अवस्था अग्रसरता। और पांचवी अवस्था क्या होगी? अत्यधिक उपभोग, जो समृद्धि की अवस्था होती है। तो इसमें से क्या होगा? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं वो सब सही नहीं है, जितने भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था है। इसका उल्लेख इन्होंने अपने थ्योरी में नहीं किया। अगला, प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रशुल्क के संबंध में सही कथन क्या नहीं है? और दोस्तों जितने लोग भी झारखंड से जुड़े हैं, आपको मैं झारखंड स्पेशल करा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी के करेंट करा रहा हूँ और 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसी में से 50% से ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने लोग भी झारखंड से जुड़े हैं यथाशीघ्र जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप झारखंड स्पेशल, इंडियन इकोनॉमी की करंट और 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप देखिएगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसकी फीस केवल और केवल 1000 रुपये है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 1000 रुपये इस नंबर पे पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। आप बैच में ऐड कर दिए जाएंगे और दोपहर में 12 बजे से क्लास चलती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। क्या उत्तर आएगा भाई? बी, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि प्रशुल्क के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो सत्य ये बात नहीं है कि भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, प्रशुल्क के संबंध में भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत नहीं, भारी महत्वपूर्ण स्रोत है। अभय दुबे जी कह रहे हैं सर 100% नहीं। अरे भैया, हम केवल झारखंड स्पेशल करेंट और 2500 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 100% के लिए तो ये सारी क्लासेस आप देख ही रहे, या आप जो ज्वाइन किए हैं क्लासेस वहां पे देख ही रहे। 100% प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं समय दिए, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको अगर जो इकोनॉमिक्स की तैयारी उनकी अन्य टॉपिकों की होगी, जितने भी वहाँ पे चैप्टर मेंशन है, उन सेक्शन की अगर जो उनको जानकारी होगी और ये वाला ज्वाइन कर लेंगे
तो केवल इतने से ही 50% से ऊपर प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी जो लोग बैच ज्वाइन किए उनको देखिएगा, मैक्सिमम प्रश्न, इतने सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। तो ये मत सोचिए ये केवल झारखंड स्पेशल इंडियन इकोनॉमी और 2500 क्वेश्चन की बात यहाँ पे हो रही है। क्या क्या उत्तर होगा सर? बाकी जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बैच में पढ़ रहा है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, आभास लगान की अवधारणा किसने दिया था सर? मार्शल। बहुत दिन बाद आए, फार्मूला बता देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मार्शल साहब का फार्मूला बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेशम बघेल जी गुड इवनिंग, समय से ज्वाइन कर लिया करिए। क्लास जो होती है वो होती है 6 बजे, 7 बजे से 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। TR-TVC, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आभास लगान की उदाहरण मानसू साहब ने दिया था। और क्या कहा था कि क्या कहा था कि उन्हीं साधनों पे हमें लगान प्राप्त होता है जो अल्पकाल में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और थोड़ी देर रुके रहिएगा, थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे, कुछ कुछ टॉपिकों पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बात मैं पहले आप लोग को बता दूं कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास करवाई जा रही है। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है आपके सिलेबस के अनुसार। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए आराम आराम से, ठीक है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का वहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है। क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। तो टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट भी दोस्तों मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बस आप ईमानदारी से दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। अर्थात अगर जो है आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। फिर इन फ्यूचर में आपको 1 रुपया भी लाइव स्टडी इलाहाबाद पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस अवेलेबल है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार पीजीटी के लिए क्लास अवेलेबल है, मध्य प्रदेश स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश सेट के लिए भी क्लास उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। असिस्टेंट प्रोफेसर सबका अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर जो बात करें दोस्तों एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। और मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। ये नीचे नंबर आ रहा है, सेम नंबर, हर नंबर एक ही जगह पे है। तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको किसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। या कोई भी इंक्वायरी होगा तो सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड पीजीटी के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है कि झारखंड पीजीटी का एग्जाम करीब है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको झारखंड की स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों मैं आपको झारखंड स्पेशल करवा रहा हूँ, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करेंट करवा रहा हूँ और आपको मैं 2500 प्रश्न करवा रहा हूँ। तो अब अभी भी दोस्तों आप लोग के पास इतना समय है कि आप यहाँ से
तैयारी कर करके और बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। इसकी फीस केवल और केवल 1000 रुपये है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना होगा दोस्तों 1000 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और एक बात बस दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जिसने भी मेहनत किया है सबको सफलता मिली है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है, या अगर जो बिना मेहनत के कुछ आपको मिल भी जाएगा तो उस चीज़ को आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत कर करके क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे कि मजबूत नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों अगर जो आपको कहीं सफलता किसी तरीके से मिल भी जाती है तो उस सफलता को आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। क्या करना है कि आज ये जो मेहनत के दिन है ना वो बीत जाएंगे और एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।